आग लगी थी जिसकी शिद्दत अब बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां यहां पर तलब कर ली गई हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 1 स्नॉकल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा कितने बड़े पैमाने पर यह आग लगी है और किस दर्जे की आग करार दी जा रही है? देखें, बिल्कुल आग ने अपनी शिद्दत को मजीद फैला दिया है, मजीद बढ़ गई है ये आग। और इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहुंच चुकी हैं। स्नारकल भी यहाँ मौजूद है, साथ ही रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर भी यहाँ पर आग बुझाने के अमल में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। आग इस इमारत की जो गोदाम है इसकी बालाई मंजिल पर लगी है और बताया जा रहा है कि इस बालाई मंजिल पर प्लास्टिक का दाना यहाँ पे वाफिर मकदार में मौजूद था, जिसने आग को मजीद लपेट में लिया है और जिसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की है और जो धुएं के बादल हैं वो आसमान पे वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं। बड़ी शिद्दत की आग है, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि फायर वाटर बोर्ड की जाने से जो है वाटर टैंकर भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो कि इसलिए लाए गए हैं ताकि आग पर काबू पाने में कोई मुश्किलात पेश ना आए, पानी का कमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अब से कुछ देर कबल पानी की जरूरत, पानी खत्म होने के बायस कुछ देर के लिए आग का अमल रुका जरूर था, आग बुझाने का अमल, लेकिन अभी वाटर टैंकर जब यहाँ पहुंचे हैं तो दोबारा से आग पर काबू पाने के लिए जो है वो कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दूसरे सामने फैक्ट्री कायम जो फैक्ट्री है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि फायर फाइटर चढ़ गए हैं और उन्होंने वहां से भी आग पर पानी डालना शुरू किया है। ताहम इसके अकब में जो एक और गली हम देख रहे हैं कि वहां पर भी फायर के लिए आगे बढ़ेंगे। माहौलियाती तब्दीली से कैसे निपटा जाए? आज़रबाईजान में COP29 से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि कैसे मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ, जबकि आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा ½ भी नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि COP27 में किए गए फंडिंग के वादे पूरे किए जाएं। Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. The loss to our economy was about $30 million. Pakistan is one of those countries which hardly contribute 0.5% of emissions, global emissions. So, ladies and gentlemen, here is this opportunity that COP29 should understand, make this understanding loud and clear that we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. बात करेंगे PIA की निजकारी से मुतालिक। PIA की निजकारी में ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की 10 अरब की बोली मनसूख कर दी गई है। PIA को कतर या अबूधाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजावीज़। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गयीं। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA को कतर या अबू ज़हबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। लोकल बिडर्स को फरोख्त न होने के बायस कतर या अबू ज़हबी से 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की हैं। गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फरोख्त किए जाएं, इसका फैसला अभी नहीं हो सका। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी में हिस्सा लेने के लिए वजीर निजकारी को एक बार फिर से खत लिख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने अपने खत में PIA की बहाली, उसकी साख को वापस लाने और कौमी असासे को महफूज रखने की अहमियत पर जोर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA की निजकारी में हिस्सा लेने के लिए दोबारा खत लिख दिया। वजीर आला की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने अपने खत में PIA की बहाली, उसकी साख को वापस लाने और कौमी असासे को महफूज रखने की अहमियत पर जोर दिया है। सूबाई हुकूमत ने इस अमल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई है ताकि PIA को एक काबिल फ़ख्र कौमी इदारे के तौर पर बरकरार रखा जा सके। दूसरी जानिब बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने 24 नवंबर को एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी है। बानी का कहना है कि कौम ने अब फैसला करना है कि उन्होंने जबर के तहत ज़िंदगी गुजारनी है या आज़ादी के साथ जीना है। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी किया गया, उसे हमें वापस लेना है। फरवरी आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको
फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है और बानी ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर लॉन्ग मार्च होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने भी ऐलान कर दिया, कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक इस बार वापसी नहीं होगी। पहले से ही तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह बेहतरीन और इंशाअल्लाह आप देखेंगे। पहले से आपको तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बानी पीटीआई एक और मुकदमे से बरी कर दी गए हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमे से बानी पीटीआई असद कैसर, शेख रशीद और फैसल जावेद को बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी खबर यह है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज पंजाब में तारीखी और इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। कौम के बच्चों को अपने इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया गया। अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजर रही है। कराची में 10 मकामात पर इंतखाबात में धांधली शुरू हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कल 14 नवंबर है और कल सुबह में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि बैलेट बॉक्स पर कब्ज़ा और साजिश करनी है। साथ उन्होंने कहा कि 2023 में फॉर्म 11, 12 और 13 में धांधली की गई। आम इंतखाबात में फॉर्म 47 में क्या हुआ सब ने देखा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ये सारे इस तरह के हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारी नज़रों के अंदर मौजूद हैं। और जो आपका वतीरा रहा है कि आप घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट स्टेशन, घोस्ट अमला, ये सारी चीज़ें इसके हवाले से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी है, हमारी मज़ाहमती जद्दोजहद जारी है। हम इन ज़ालिम हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि कराची का हक कराची के लोगों को दिया जाए। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते चलेंगे। फितना खवारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। ऑडियो में खारजी नूर वली पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। दिफाई तज्जियाकारों ने अफगानिस्तान में छुपे फितने को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह, एक और सबूत सामने आ गया। फितना अल खवारिज के खालजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में खालजी नूर वली पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशत गर्दों पर वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि लीक ऑडियो वाज़ेह सबूत है। फितना अल खवारिज के सरगना अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं और उनकी अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें अफगान तालिबान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फितना अल खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करते हैं। साबित हो चुका है फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान है। BLA के कमांडर अफगानिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं, जिसके शवाहिद अफगान हुकूमत को दिए हैं। अब्दुल्ला गुल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वालों पर हमले किए जा रहे हैं। इस पर हमें दुनिया में आवाज़ उठाना पड़ेगी। तो उनका जो एक सिलसिला चल रहा है दहशतगर्दी का, उसका एपिसेंटर जो है वो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। अफवाज पाकिस्तान रोजाना कुर्बानी दे रही है और हकीकत यह है कि अब जो दहशतगर्दी जिस अंदाज में हो रही है, इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये टारगेटेड ऑपरेशन हैं। ये बाकायदा अफवाज पाकिस्तान के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिसके शवाहिद मौजूद हैं हमारे पास और हमने अफगान हुकूमत को भी दिए हैं। लेकिन अगर अफगान हुकूमत नहीं मान रही तो जाहिर है फिर हमें इसके मुतालिक जो है वो एक सीरियस जो है वो थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है। और समाज को तबाह करने वाली फहश और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अहम इकदाम उठा लिए हैं। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इन एक्शन, गुस्ताखाना और फहश मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। अब तक PTA ने 1,183 गुस्ताखाना URL और 8,44,008 फहश वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। PTA की जानिब से सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना और गैर अखलाकी मवाद फैलाने
والی ویب سائٹ کے خلاف سخت اقدامات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ چند روز قبل صارفین کی جانب سے شکایات کے بعد پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کو بلاک کرنے کا آغاز کیا تھا۔ پی ٹی اے وی پی اینز کی وائٹ لسٹنگ تیز کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان علماء کونسل نے گستاخانہ مواد کو سوشل میڈیا سے ہٹانے کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی سوشل میڈیا پر برس پڑے، کہا سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹیں ہو رہی ہیں، وی پی این کے استعمال سے نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ایف آئی میں سائبر کرائم کیسز کا انبار لگا ہوا ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ باہر سے آنے والے توہین آمیز مواد کو ہٹانے کے لیے ہر فورم سے رجوع کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں کے، میرے کالجز کے، میرے مدارس کے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ اس مواد سے جو مواد باہر سے وی پی این کے ذریعے یا اور ایپوں کے ذریعے یہاں دیکھا جا رہا ہے، تو کیا میں اپنے نوجوانوں کو بچاؤں یا میں مغربی اور ملک کے اندر چند مادر پدر آزاد لوگوں کا جو ہے ان کے خیالات کو سنوں؟ پاکستان علماء کونسل آج سے ملک گیر تحریک کا آغاز کر رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر وہ مواد جو وی پی این کے ذریعے یا اور ایسی ایپس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے جس کا تعلق توہین مذہب سے ہے، توہین ناموس رسالت سے ہے، دہشت گردی سے ہے، نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، اس مواد کو بین کیا جائے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ غیر قانونی امیگریشنز کو روکنے کے لیے پاکستان نے متعدد قانونی اور انتظامی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث مجرمان کے خلاف مؤثر طریقے سے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے بااختیار بنایا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہنگری کے دارالحکومت میں وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ انسانی اسمگلنگ سے منسلک خطرات کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانے، سرحدی کنٹرول کو مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی تعاون کو بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ حج پروازوں سے متعلق وزارت مذہبی امور اور پی آئی اے کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ پی آئی اے کے سی ای او ایئر وائس مارشل عامر حیات اور ایڈیشنل سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق قومی ایئر لائن 35,000 سرکاری عازمین حج کو سفری سہولیات مہیا کرے گی۔ سعودی ایئر لائن اور دیگر مقامی ایئر لائنز کے ساتھ ایک اور اہم معاملہ اسپیشل اکانومک زونز میں ٹیکس استثنا ختم کیا جائے، سرمایہ کاروں کے لیے یکساں میرٹ قائم کیا جائے۔ آئی ایم ایف مشن نے مطالبے کر دیے ہیں۔ ریونیو شارٹ فال پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ سرکاری اداروں کے نقصان کے حوالے سے آئی ایم ایف کو بریفنگ دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف مشن نے پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ مشن کا دورہ پاکستان جاری۔ مشن نے حکومت پاکستان کے سامنے نئے مطالبات رکھ دیے۔ کہا ہے کہ پاکستان بیرونی سرمایہ کاروں کو پروفیشنلی ٹریٹ کرے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے تمام ملکوں کے لیے یکساں میرٹ قائم کیا جائے، سب کے لیے یکساں سروسز فراہم کی جائیں۔ آئی ایم ایف نے اسپیشل اکنامک زونز پر ورکنگ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف مشن 15 نومبر کو ایس آئی ایف سی حکام سے ملاقات کرے گا۔ گزشتہ روز آئی ایم ایف مشن کے ساتھ ایف بی آر ریونیو شارٹ فال پر مذاکرات ہوئے۔ ریونیو شارٹ فال نیشنل فسکل پیکٹ گردشی قرضے پر آئی ایم ایف نے تحفظات کا اظہار کیا، جس پر حکام کی جانب سے آئی ایم ایف مشن کو طے شدہ اہداف پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مہنگی بجلی سے ستائے کراچی کے عوام کے لیے ایف پی سی سی آئی میدان میں آ گئے کہ الیکٹرک کی جانب سے 68 ارب روپے کے اضافی بوجھ کو کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر امان پراچا نے کہ الیکٹرک پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک ڈیفالٹرز کا پیسہ ان صارفین سے کیوں وصول کر رہی ہے جو ہر ماہ بجلی بل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ امان پراچا نے مطالبہ کیا کہ حکومت کے الیکٹرک کے ٹیرف کے اضافے کی کوشش کو فوری روکے۔ جو ڈیفالٹر ہیں ان کا بوجھ عام صارف پہ اور انڈسٹریلسٹ پہ ڈالنے جا رہے ہیں، یہ قانونی طور پہ یہ کسی طور پہ بھی آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ ڈیفالٹر جو ہیں ان کو آپ نوٹس دیں یا آپ کورٹ کے تھرو ان سے ریکوری کرائیں۔ آپ اس کا بوجھ اگر آپ صارفین پہ ڈالیں گے تو صارفین آگے بجلی جو ہے بہت مہنگی لے رہا ہے، اور اس کی کیا سزا ہے کہ وہ ان کا جو ہے بوجھ اپنے سر لے۔ ہم برزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کوئی کسی طرح سے بھی اپروول نہ دی جائے۔ بالکل ہم احتجاج کریں گے، اور ہم آلریڈی آئی پی پیز پہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو کیپیسٹی چارجز کے مد میں آپ پیمنٹ لے رہے ہیں اس پہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف پی سی سی اپنا موقف بار بار دے رہی ہے، اور یہ اب ایڈیشنل اگر آپ کے وہ بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور جس ڈپارٹمنٹ کو لکھنا ہوگا ضرور لکھیں گے۔ لاہور میں
स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पाबंदी के बावजूद भी चिंची रिक्शे सड़कों पर नजर आते हैं, जो स्मोक की शरह में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जाफर बिनियार से। जाफर, अपडेट कीजिएगा सूरत से मुताल्लिक। बिल्कुल, लाहौर में स्मोक की शरह में शिद्दत आ रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि स्मोक की शरह जो है बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि शायद आलूदगी में लाहौर का कभी पहला और कभी दूसरा नंबर होता है। महकमा माहौलियात और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। एक चिंची रिक्शा के मालिक के साथ मौजूद हूँ, हम उनसे पूछेंगे। ये बताइएगा कि स्मोक की वजह से चिंची रिक्शा पर पाबंदी लगा दीजिए, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है? ठीक की रोज पुलिस वाले फड़ जाते हैं, पैसे भी ले लेंगे ने, कुटते वखरा ने, आए दिन चलान है, एक फेरा नहीं लाते तो चलान हो जाता है। महकमा माहौलियात और पुलिस, ज़िली इंतज़ामिया, जो दीगर अदारे हैं ट्रांसपोर्ट के, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ऐसी गाड़ियों के खिलाफ, बड़ी गाड़ियों के खिलाफ, छोटी गाड़ियाँ और उसमें चिंची रिक्शा भी आते हैं। और अब ले चलते हैं आपको कराची की बदकिस्मत कुरंगी रोड का हाल दिखाने, जहां से रोज़ाना लाखों अफराद अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों पर खौफनाक गड्ढों और मौत के मुंह से बचाते गुजरते हैं। अज़ियत और तकलीफ बहुत होती है, मगर दिल महसूस कर जाता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। कराची में यूं तो कई सड़कें तबाहाल हैं, मगर कोरंगी रोड पर खुदा किसी दुश्मन को सफर की अजियत ना दे। ये दर हकीकत वही शाहराह है जो सफर करने वालों को खुदा याद दिला देती है। गाड़ियाँ डगमगाती हैं, जिस्म को शदीद झटके लगते हैं, हड्डियाँ चटकती हैं, दर्द की एक लहर कमर से उठती है तो दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। इंसान बेइख्तियार चिल्ला उठता है, अल अमान अल हफीज। वैसे तो पूरे कोरंगी रोड पर ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ मसला है, लेकिन कयूमाबाद से क्रॉसिंग तक सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं। माल बरदार ट्रक, बसें, कारें, रिक्शे और हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें इस सड़क से गुजरकर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या शहर के दीगर मकामात को जाती हैं। मगर ये रोड क्या है? रोड के नाम पर धब्बा है, एक कलंक है। जगह जगह पड़े गड्ढों ने सड़क को खंडर बना रखा है। जो कोई गड्ढों से बच जाए तो हिफाजती दीवार न होने की वजह से नदी में गिरने का खतरा सर पर तलवार बनकर लटक जाता है और कई किस्मत के मारे नदी में गिर भी चुके हैं। यहाँ हादसात इस कदर मामूल बन चुके हैं कि अब तो कोई रुकता भी नहीं हादसा देखकर। रोडों की हालत खास करके कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग वगैरह, इनकी हालत बेहतर हो जाए। नई बाइक भी ले लो, वो एक हफ्ता 1.5 हफ्ते में खराब हो जाती है। अब बाइक खराब हो जाती है तो लो है, हमारी क्या हालत होती होगी। एक लेडीज और एक जेंट्स जो बाइक से जा रहे थे, यहीं एक्सीडेंट हुआ है इसी रोड पर, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। रोड का पता टूटा हुआ है, एकदम ब्रेक मारा तो पीछे वाली गाड़ी आके लग जाती है उनको आके। एक्सीडेंट तो होते हैं, इनकी वजह से काफी एक्सीडेंट होते हैं। सूरज गुरूब होते ही कोरंगी रोड भयानक अंधेरे में डूब जाती है, क्योंकि इस बदकिस्मत सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट सलामत नहीं, जिससे डाकू और लुटेरे दिल भर कर लूट मार करते हैं। बहुत सारी सड़कें जो खराब हुई थी, उन सड़कों को उन्हीं ठेकेदारों से वापस काम कराया गया है। जो केएमसी के इंजीनियर जहाँ पे गलती पे तो उनको सस्पेंड किया गया, उनकी इंक्वायरी भी चल रही है। ये मैंने मेक श्योर किया है कि जहाँ जहाँ हमने काम किया था और वो सड़कें खराब हुई, उनकी पेमेंट हमने नहीं की है और हमने कहा है कि वही कॉन्ट्रैक्टर उस काम को रिपेयर करेगा। इस बदकिस्मत कोरंगी रोड का शायद मेयर कराची को भी कभी भूले से भी ख्याल नहीं आया, जो दिन रात खुद पता नहीं कौन कौन सी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हैं, मगर किस्मत की मारी कोरंगी रोड की ना अब तक बारी आई, ना कोई उम्मीद लग रही है। और अभी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपग्रेडेशन लेने के ख्वाहां असातिज़ा को विफाक के खिलाफ एहतजाज पर उकसाया जाने लगा है। सूबाई वजीर तालीम फैसल खान तुर्की की वीडियो सामने आ गई है, जिसमें वो सूबाई वजीर असातिज़ा को विफाक के खिलाफ एहतजाज का मशवरा देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वफाक जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मनसब का हल्फ उठाने से पहले ही अपनी हुकूमत के अहम तरीन अहदों के लिए नामजदगियाँ कर दी हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA, सेक्रेटरी दिफा और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के लिए अहम नामों का ऐलान कर दिया है।
अमरीकी इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ को सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA का डायरेक्टर नामजद कर दिया गया। रैटक्लिफ ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में कौमी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत भी सरअंजाम दे चुके हैं। इससे कबल इस ओहदे के लिए कैश पाटिल का नाम लिया जा रहा था, ताहम ट्रंप ने कैश पाटिल को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा माइक हकाबे को इसराइल में अमरीका का नया सफीर नामजद किया है। माइक हकाबे टेक्सास के साबिक गवर्नर रह चुके हैं। ट्रंप ने पैट हेग्जे को अमरीकी वजीर दिफा नामजद किया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप 20 जनवरी को सदारत का ओहदा संभालने से कबल अपनी हुकूमत के अहम ओहदों पर नामजदगियों में मसरूफ हैं। अपडेट करेंगे आपको। वाइस चेयरपर्सन जहां आरा मंजूर भट्टो की सरबराही में PSPA का इजलास हुआ है। जहां आरा ने कहा है कि PSPA की तमाम प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग के लिए पंजाब में डिस्ट्रिक्ट सोशल प्रोटेक्शन कमेटीज़ बनाई जाएंगी। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी प्रोग्राम्स की निगरानी सोशल प्रोटेक्शन कमेटियाँ हर ज़िले में करेंगी। डिस्ट्रिक्ट सोशल प्रोटेक्शन कमेटी अपनी सिफारिशात वाइस चेयरपर्सन को हर महीने पेश करेंगी, जो कि वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएंगी। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।